हेलो, नमस्कार फ्रेंड्स। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न 98 में। तो आपने जो इससे पिछली क्लास थी उसमें बाल विकास का अध्ययन किया था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है बाल विकास की आवश्यकता। बाल विकास की आवश्यकता क्या थी? नीड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो बाल विकास की क्यों आवश्यकता पड़ी, इसके बारे में जानेंगे हम। इसके मतलब बाल विकास की आवश्यकता के क्या कारण रहे, ये सारी चीज़ें जानेंगे। तो चलिए, और इससे पहले जो आपने कल पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं। ये बाल विकास है। बाल विकास से तात्पर्य बालक के सर्वांगीण विकास से है। बालक के विकास की प्रक्रिया बालक के जन्म से पूर्व गर्भावस्था, मतलब जन्म से पूर्व गर्भावस्था में होता है, से आरंभ होकर क्रमशः शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था तथा प्रौढ़ावस्था तक चलती है। मतलब मृत्यु पर्यंत चलती है। जैसे कि गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत चलने वाला विकास बाल विकास कहलाता है। इनका कहने का यही तात्पर्य है और सारी परिभाषाएं इसी अनुसार बनी होती हैं। विकास क्या होता है? विकास का मतलब है वर्तमान स्थिति में सुधार। जैसे कोई देश विकासशील है और कुछ देश विकसित हैं, तो जैसे हमारा इंडिया अगर विकासशील देश है तो ये विकसित होगा, तो ये अपनी जो वर्तमान स्थिति है इसमें सुधार कर लेगा। तो वही इसकी परिभाषा है, वर्तमान स्थिति में सुधार करना ही विकास कहलाता है। और ये कुछ थिंकरों ने परिभाषा दी, सब में यही है, गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक विकास चलता है। बस ये क्रो एंड क्रो व्यवहारवादी हैं, तो ये व्यवहार की बात करते हैं। और यही नीचे दी हैं डार्विन के अनुसार, इन्होंने भी गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक। तो यहाँ आपने इसका अध्ययन कर लिया। और चलिए अब देखते हैं। ये एक अध्यापक बाल विकास व बाल मनोविज्ञान के बारे में सभी चीज़ें जानता है। एक अध्यापक जो है वो बाल विकास जानता है। बाल विकास क्योंकि बाल विकास उसे पढ़ना होगा। अगर अपने जो विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, उन्हें पढ़ाना है तो बाल विकास पढ़ना होगा। और बाल मनोविज्ञान के बारे में भी जानना होगा कि बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं या नहीं सीख रहे हैं। तो चलिए, बाल विकास अभी हमने पढ़ा है, इसके बाद देखते हैं बाल मनोविज्ञान इसका एक साधारण सी भाषा में अगर आप अर्थ जानना चाहते हैं तो ये इसका अर्थ इस प्रकार होगा कि बालक के मन की बात जानना बाल मनोविज्ञान है। इसके नाम से ही पता चल रहा है, बाल मनोविज्ञान, बालक के मन की बात जानना बाल मनोविज्ञान है। इसका अध्ययन अध्यापक करता है, न कि छात्र। इसका अध्ययन अध्यापक करता है, न कि छात्र। इसका कारण है कि अध्यापक बच्चों की मनोवृत्ति जान पाए। जो अभी बताया था वही है परिभाषा में भी। मतलब अध्यापक बच्चों के मन की बात जान पाए कि ये मेरे बताए गए कार्य को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे। मतलब मैंने कोई काम दिया कि आपको ये वाला काम करना है, यानी सवाल दिए तो सवाल करने हैं आपको, तो आप वे सवाल कर रहे हैं या नहीं, तो इसके बारे में जानना। और या उन्होंने कुछ सीखा भी है या नहीं। जैसे हमने उन्हें कुछ बताया कि 2 और 2 4 होते हैं। अब हमने उनसे थोड़ी देर बाद पूछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो ये सारी चीज़ जानने के लिए हमें बाल विकास की आवश्यकता पड़ती है कि बच्चे कुछ चीज़ ग्रहण कर रहे हैं या नहीं। तो चलिए, अब हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। अब इसकी आवश्यकता के जितने पॉइंट दे रखे हैं वो पॉइंट एक बार ध्यान से देखेंगे। तो ये है, ये सारे नोट्स मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, कुछ जो अभी आगे हैं तो वो मैं बाद में बना लूँगा। तो चलिए, आवश्यकता। इसमें पहला पॉइंट है बालकों की मनोरचना की जानकारी प्राप्त करने के लिए। अब बालकों के जो मन की रचना बालकों, जब बच्चा छोटा होता है तो उसके मन में ये चीज़ें चलती हैं कि मुझे खेलना है, बस बच्चे को खेलना पसंद है।
तो आप उसे पढ़ाएंगे। बच्चा खेलने में माहिर है, वो खेलना पसंद करता है, तो आप किस प्रकार से पढ़ा सकते हो उसे। तो इसी के हिसाब से उसकी मनोरचना जान ली कि बच्चे को खेलना अच्छा लगता है, तो फिर हम उसे खेल खेल में पढ़ाएंगे। जैसे हमें गिनती याद करानी है तो हम कोई खेल देंगे जिससे बच्चे गिनती भी सीख लेंगे और खेल भी लेंगे, तो सीखेंगे वो चीज़ें। फिर उसके बाद है बाल विकास प्रक्रिया को समझाने में सहायक। अब बाल विकास की जो प्रक्रिया है उसे समझाने में सहायक हो, जैसे कि बाल विकास की प्रक्रिया है, जैसे हमने ये बाल विकास पढ़ा, तो उसमें जो प्रक्रिया है कि बच्चे का इतने समय में इतना विकास हो जाता है, इतने समय बाद वो 2 शब्द बोल लेता है, इतने समय बाद 4 शब्द बोल लेता है, इस प्रकार से तो बाल विकास को समझाने में सहायक हो जाता है। तीसरा पॉइंट है बाल निर्देशन एवं परामर्श में सहायक। बाल निर्देशन मतलब बच्चों को का जो निर्देशन है वो ठीक प्रकार से होना चाहिए, और उन्हें जो परामर्श है, परामर्श इस प्रकार मिले जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें हर चीज़ों को जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा रहती है, जैसे कि यहाँ क्या हो रहा है, ये चीज़ क्या होती है, तो उन्हें परामर्श ऐसा मिलना चाहिए जिससे कि वे सीख सकें। अब किसी बच्चे ने पूछा कोई भी सवाल कि ये क्या होता है, जैसे उसने कभी एक हवाई जहाज़ देखा, तो हवाई जहाज़ देखने के बाद बच्चे को पता ही नहीं, तो बच्चा पूछेगा, और आप अपने काम में बिजी हैं तो आपने उसे बताया नहीं और डांट दिया, तो वो कुछ नहीं सीख पाएगा। तो इसी के अनुसार जो परामर्श है उसे परामर्श भी अच्छा मिलना चाहिए। तो ये बाल निर्देशन और परामर्श में भी सहायक होता है, इसीलिए इसकी आवश्यकता होती है। बालकों के प्रति भविष्यवाणी करने में सहायक। तो जैसे कि बच्चे देखते हैं, देखने से ही पता चल जाता है, जैसे एक कहावत भी है कि बालक के पैर पालने में दिख जाते हैं कि वो क्या करेगा, तो इसी हिसाब से उसे देखकर भविष्यवाणी कर देते हैं कि ये लड़का जो इंटेलिजेंट है वो अध्यापक बनेगा इस प्रकार से, तो ये भविष्यवाणी कर देते हैं पहले ही। फिर बाल व्यवहार व मार्गांतरीकरण व नियंत्रण में सहायक। बाल व्यवहार का मार्गांतरीकरण मतलब मार्ग जो है, किसी बच्चे का मार्ग गलत है, जैसे कि वो बस खेलने में रहता है, वो पढ़ता नहीं है। अब अध्यापक तो खेल विधि द्वारा उसे पढ़ा देंगे, लेकिन वो घर में नहीं पढ़ता है, तो उसका जो मार्ग है वो बदल देंगे। तो इसके अनुसार ही हम मार्गांतरीकरण कर देंगे उसका, और उसे नियंत्रण में सहायक मतलब उस पर नियंत्रण रखेंगे, थोड़ा उसे काम देंगे ये काम करने को, तो इस प्रकार से उस पर नियंत्रण रखेंगे। फिर नेक्स्ट है व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान। अब यह है व्यक्तिगत भिन्नता। आपने देखा होगा जैसे कि कुछ बच्चे हैं, जैसे एक बच्चा है वो 1 साल में चलना सीख जाता है, कुछ बच्चे हैं जो 8 महीने 9 महीने में चलना सीख जाते हैं, और कुछ बच्चे हैं जो 2 साल में चलना सीखते हैं। तो इसी प्रकार से व्यक्तिगत भिन्नता है, तो उसके अनुसार ही हम उन्हें सिखाएंगे जिससे कि वो अच्छे ढंग से सीख पाए। तो ये व्यक्तिगत भिन्नता है। और फिर इसके बाद है कक्षा में शिक्षण अधिगम का वातावरण बनाने में सहायक। अब कक्षा में शिक्षण अधिगम का वातावरण बनाना है, जैसे कक्षा है हमारी, तो उसमें हमने पढ़ाना आरंभ कर दिया। अब बच्चे शोर मचा रहे हैं, तो हम उन्हें पहले कोई कहानी सुनाएंगे, तो कहानी सुनने के बाद उनका ध्यान सबका केंद्रित हो जाएगा, तो उससे फिर जो उनका अधिगम है, अधिगम की जो क्षमता है वो बढ़ेगी, वो सीखने में सहायक करेगा उन्हें, जिससे कि वो अच्छे से अध्ययन कर पाएंगे। फिर उसके बाद हम उन्हें कोई भी चीज़ पढ़ने को देंगे तो उसे वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट है अनुशासन स्थापना में सहायक। जैसे कि अनुशासन की स्थापना है। अब अनुशासन, कुछ बच्चे शैतान होते हैं, तो हम अनुशासन में लाना है उन्हें। तो अब 2 बच्चे हैं, वो एक साथ बैठे हैं, वे एक साथ बैठने के बाद आपस में लड़ते हैं, तो इसी कारण उन्हें अलग कर देते हैं। जैसे कि एक बच्चा है, उसे दूसरे स्थान पर बैठा दिया,
किसी दूसरे को दूसरे स्थान पर बैठा दिया और फिर वे अनुशासन में ही बैठेंगे और सही प्रकार से अध्ययन भी करेंगे। इसके बाद है विशिष्ट बालकों के शिक्षण में सहायक। विशिष्ट बालक, अब विशिष्ट बालक किसे कहते हैं? जैसे कि बच्चे गूंगे हैं, जो गूंगा बच्चा होता है और जिसे कम दिखाई देता है और जो सुन नहीं सकते, इस प्रकार के जो बच्चे हैं वो विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। अब विशिष्ट बालक जो होते हैं उनके लिए सरकार ने अलग अलग प्रक्रिया द्वारा शिक्षा की व्यवस्था की है। तो उसमें जैसे कोई बच्चा सुन नहीं सकता तो उसके लिए हम जो एक विधि आती है उसमें इशारों से पढ़ाया जाता है, उसका प्रयोग करेंगे। कुछ बच्चे देख नहीं सकते तो एक लुइस ब्रेल थे, उन्होंने एक लिपि बनाई थी, वे भी अंधे थे, उन्होंने लिपि बनाई थी, तो उसके अनुसार ही बच्चे सीखते हैं। फिर इसके बाद और उसे मतलब वो एक ऐसी वो होती है शेप उनकी जिससे जो उभरी हुई होती है, तो उसे टच करके हम फील कर लेते हैं कि ये ए बना हुआ है, ये बी बनी हुई है। इस प्रकार से हम उसे टच करके पता कर लेते हैं। तो ये इस प्रकार से विशिष्ट बच्चे होते हैं। और विशिष्ट बच्चों में जो मतलब जिनकी क्षमता कम होती है वे बच्चे भी आते हैं, वो आगे पढ़ेंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बाल विकास का क्षेत्र। अब बाल विकास का जो क्षेत्र है वो कितना बड़ा है, क्या उसमें क्या क्या भिन्नताएं हैं, सारी चीज़ें देखेंगे। तो बाल विकास का जो क्षेत्र है वो बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है। बाल विकास का क्षेत्र बहुत बड़ा है। इसमें जन्म मतलब गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक जो अध्ययन किया जाता है तो वो बाल विकास का ही क्षेत्र है। जैसे बाल विकास का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। यह बालक विकास के सभी आयामों, स्वरूपों, असमानताओं, शारीरिक व मानसिक परिवर्तनों तथा उनको प्रभावित करने वाले तत्वों, परिपक्वता, वातावरण, वंशानुक्रम आदि सभी का अध्ययन करता है। अब जैसे ये तो इन्होंने एक परिभाषा दे दी, यहाँ से हम इसे समझेंगे। इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, व्यापक है। बालक के सभी आयाम, सभी आयामों का मतलब है जैसे कि अलग अलग उनकी अवस्थाएं होंगी, स्वरूप होंगे। जैसे उनके बाल्यावस्था में उसका कुछ अलग रूप होगा, किशोर अवस्था में अलग होगा, शैशवावस्था में अलग होगा। इस प्रकार उसमें असमानताएं होंगी। अगर वो छोटा होगा तो थोड़ा सा दिखने में अलग होगा, थोड़ा और बड़ा होगा तो थोड़ा अलग होगा। इस प्रकार से शारीरिक व मानसिक परिवर्तन, और फिर उसके बाद जो शारीरिक और मानसिक परिवर्तन उसके हिसाब से भी अलग होगा। उसके जो शरीर की बनावट है वो किशोर अवस्था में अलग होगी, शैशवावस्था में अलग होगी और बाल्यावस्था में अलग होगी, फिर प्रौढ़ावस्था में और अलग होगी। मानसिक परिवर्तन वो अवस्था के अनुसार आते हैं। जैसे कि बच्चा जब छोटा होता है, जो जन्म लेने के बाद बच्चा यदि वो रोता है तो वो पूरे शरीर के साथ रोता है। फिर थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो हिल डुल कर रोता है। फिर बाद में बस आंसुओं से रो लेता है। तो इसी प्रकार उसका जो मानसिक परिवर्तन है वो इस प्रकार से होता है। और उनको प्रभावित करने वाले तत्व जैसे कि परिपक्वता जो जैसे कि परिपक्वता एक टॉपिक है। परिपक्व होने का मतलब है कोई आदमी कोई भी बच्चा इस काम के लिए परिपक्व है। जैसे कि कक्षा एक में जैसे बच्चा पढ़ने जाता है तो उसका सिलेबस उसी के अनुसार बनाया गया है, तो वो उसमें सहायक है। फिर आ जाता है वंशानुक्रम, ये भी सहायक है बाल विकास के क्षेत्र में, क्योंकि वंशानुक्रम माता पिता के जैसे जीन्स होंगे वो बच्चे में वैसे ही आ जाएंगे। और वातावरण, जो हमारे पास पड़ोस में जैसी भी चीज़ें चल रही हैं वो सब वातावरण में आ जाती हैं। आदि सभी का अध्ययन करना यही बाल विकास का क्षेत्र है। और बाल विकास की अवस्थाएं हैं, तो इन अवस्थाओं का अध्ययन कल करेंगे। बाल विकास की अवस्थाओं का अध्ययन, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, तो ये अवस्थाएं हैं, इनका अध्ययन कल करेंगे। और
यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।